आपका एक बार फिर से जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। तो आज दिल्ली सल्तनत के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानते हैं। लेकिन पिछला जो वीडियो मैंने डाला था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में, ज़रा उसको पहले कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उसमें ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में सिर्फ बताया था। तो चलिए जल्दी से अपनी जानकारी को पूरा करते हैं। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड मैंने बताया था, याद होगा आपको, 1206 से 1526 तक। कई वंश इसमें आए, जिनमें पहला था गुलाम वंश, जो फिलहाल हमारा टॉपिक है। गुलाम वंश की स्थापना ऐबक जी ने की, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद इनकी पुत्री का नंबर आता है रज़िया सुल्ताना, जिनका टाइम पीरियड 1236 से 40 है। और हालांकि टाइम पीरियड बहुत ही कम है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और जबकि इल्तुतमिश की वो ज्येष्ठ पुत्री यानी एल्डर डॉटर नहीं थी। तो यहाँ पर उसने एक नई परंपरा को स्थापित किया, अब तक जो चली आ रही थी, कि ज्येष्ठ पुत्र को ज़रूरी नहीं है कि गद्दी मिलेगी। तो इनको गद्दी कैसे मिली, हमको यही देखना है। फिर हम बलबन पे आते हैं। अब इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई, लेकिन इसके पहले जब ग्वालियर से इल्तुतमिश लौट कर आए, ग्वालियर को जीत कर आए, तो इल्तुतमिश ने रज़िया को उत्तराधिकारी तो घोषित किया ही, साथ में चांदी के टंके पर इनका नाम भी अंकित करवाया। बट तुर्क अमीर, जो कि रज़िया को इतना पसंद नहीं करते थे, उसमें इल्तुतमिश के 40 तुर्क गुलाम भी थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज़, जो इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था, एल्डर सन, उसको गद्दी पर बिठाया। और लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे शासन व्यवस्था में, थोड़े अय्याश टाइप के भी थे। तो इसलिए वास्तविक सत्ता इनकी माता शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो बहुत ही निर्दयी और कठोर महिला थी। अब रुकनुद्दीन फिरोज़ के शासक बनते ही रज़िया की गद्दी मिलने के आसार थोड़े और आसान हो गए। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हुआ? ये कि इसके अलग अलग जगह पर विद्रोह भड़कने लगे, और जब रुकनुद्दीन फिरोज़ विद्रोहों को दबाने के लिए नगर से बाहर गया, तब रज़िया ने जामा मस्जिद में भीड़ इकट्ठी की और अपने पिता का वास्ता देकर जनता को बताया कि मैं तो ऑलरेडी सक्सेसर घोषित हो चुकी हूँ। तो एक जन विद्रोह जैसी स्थिति डेवलप हो गई, और फाइनली दिल्ली के उत्तराधिकार के नियम पर पहली बार जनता ने अपनी कर दिया, और अब रज़िया को गद्दी मिल चुकी थी। परंतु रज़िया के शासिका बनने के बाद अगले 30 वर्षों तक, जब तक बलबन गद्दी पर नहीं आता है, सुल्तान और अमीरों के बीच संघर्ष का युग कहा जाता है। इसको आप राजतंत्र और तुर्क सरदारों के संघर्ष का प्रारंभ भी कह सकते हैं। एक स्ट्रगलिंग फेज चलता है। खैर, अब जरा रज़िया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ। क्वेश्चन एक दो ज़रूर इसमें से आते हैं। टाइम पीरियड 1236-40 है। इनके विरोधियों में नाम ज़रूर पूछता है। निज़ामुल मुल्क जुनैदी का नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये इनके वज़ीर थे, निज़ामुल मुल्क जुनैदी। मलिक अलाउद्दीन भी विरोधियों में थे, और मलिक सैफुद्दीन कूची भी इनके विरोधियों में थे। ये तीन नाम अक्सर याद रखने चाहिए, जुनैदी का नाम अक्सर। हालांकि रज़िया ने इन तीनों को ही परास्त किया था। इनके विरुद्ध, रज़िया के विरुद्ध विद्रोह या इनका एक तरह से विरोध करने का रीज़न क्या था? एक तो ये पर्दा प्रथा त्याग चुकी थी, पुरुषों के समान वस्त्र पहनती थी, दरबार में इल्तुतमिश के टाइम से ही पार्टिसिपेंट के तौर पर बैठती थी, और शासन में भी प्रत्यक्ष भाग लेती थी, जो उस समय महिलाओं के लिए सही नहीं समझा जाता था। हालांकि कई इतिहासकार कहते हैं कि मुख्य वजह रज़िया के विरुद्ध विद्रोह करने की थी तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षाएं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आगे बढ़ाते हैं। अब रज़िया ने क्या किया, बदायूं का जो एतगीन को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया, और अल्तुनिया को तबर-ए-हिंद का गवर्नर या भटिंडा का गवर्नर नियुक्त किया। इसी समय एक नाम हमें और मिलता है, अबीसिनियाई हबशी, जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। ये एक नॉन तुर्क था। कहते हैं कि ये नीची जाति का था, इसलिए इससे अक्सर जो उच्च जाति के तुर्क थे वो चिढ़ते भी थे। रज़िया का इससे विशेष अनुराग भी कहा जाता है। अमीर आखूर का पद रज़िया ने इसको दे दिया, जो कि शाही अफशाला का प्रधान कहा जाता था। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ।
और इसी दौरान रज़िया ने जिन लोगों को नियुक्त किया था अलग अलग प्रांतों में, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जो जिनमें विद्रोहों में अल्तूनिया सबसे प्रमुख था, जो दिल्ली के सरदारों से भी अपना गठबंधन बनाए रखा था। अब जब अल्तूनिया का विद्रोह 1240 में हुआ तो रज़िया ने अल्तूनिया पर अटैक किया। इधर दिल्ली में तुर्क अमीरों ने, जो रज़िया का दमन चाहते थे, नहीं चाहते थे कि वो गद्दी पर बैठे, रज़िया के ही भाई बहराम शाह को गद्दी पर बिठाल दिया। इधर रज़िया को अल्तूनिया ने परास्त किया और जेल में डाल दिया। लेकिन रज़िया और अल्तूनिया ने विवाह कर लिया और दिल्ली पर आक्रमण किया बहराम शाह को गद्दी से हटाने का एक प्रयास करने के लिए। बट फाइनली रज़िया और अल्तूनिया इस युद्ध में हार गए और ऐसा कहते हैं कि हरियाणा के पास जब ये लोग दोनों भाग रहे थे तो कैथल के समीप कुछ डकैतों की नज़र इन पे पड़ी एंड दे वर ब्रूटली किल्ड, इनकी हत्या हो गई। तो रज़िया के चैप्टर का एक दुखद अंत हम यहाँ देखते हैं। इसके लगभग अगले 30 वर्षों तक कई अयोग्य शासक आते हैं। याद रखिएगा, रज़िया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों तीनों ने सहयोग किया था। इसकी असफलता के लिए 2 तथ्य दिए जाते हैं। एक, तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी। दूसरा, कुछ इतिहासकार जैसे एल्फिंस्टन और मिन्हाज उस सिराज कहते हैं कि ये स्त्री थी। खास तौर पर याद रखिएगा, तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं ही इसको ले डूबी। इसके बाद बहराम शाह आते हैं, जो मैंने ऊपर बताया। ये एक नए पद को लेकर आते हैं, नए ममलकात का, ये वज़ीर के बराबर का पद होता था। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह का युग आता है, जो सिर्फ 2 साल से 4 साल तक रह पाए। और इसके बाद आते हैं नासरुद्दीन महमूद। एग्ज़ाम में इन तीनों पर प्रश्न ना के बराबर आते हैं, इसलिए हम इन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, नासरुद्दीन महमूद पर तबकात ए नासिरी लिखी है मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। हालांकि मिन्हाजुद्दीन सिराज उस समय काजी के पद पर भी था। तो तबकात ए नासिरी किसको डिवोटेड है? नासरुद्दीन महमूद को। इस समय समस्त शक्ति आ जाती है बलबन के हाथों में, क्योंकि बलबन इस समय अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर देते हैं। और बलबन, याद रखिएगा, इल्तुतमिश के ही गुलाम थे। इनको नासरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी और अलग अलग शासकों के कारण धीरे धीरे ये अपने आप को ताकतवर करते हैं और नायब ममलकात के पद पर भी ये पहुंच जाते हैं। और इसी समय बलबन के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का एक दल भी खड़ा होता है इमादुद्दीन रेहान के नेतृत्व में। हालांकि बाद में इमादुद्दीन रेहान को एक षड्यंत्र के द्वारा मार दिया जाता है। कालांतर में जाकर अब गयासुद्दीन बलबन का टाइम आता है, जब वो नासरुद्दीन महमूद का कत्ल करवा देते हैं। और यहाँ पर हम गयासुद्दीन बलबन पर अब विस्तार से डिस्कशन करेंगे। 2 क्वेश्चन बलबन के बारे में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक, बलबन की नीति या किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के बारे में। और यह किसका गुलाम था? तो याद रखिएगा, ये इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्काइन ए चहलगामी का ये सदस्य भी था। टाइम पीरियड अच्छा खासा है इनका, 1265 से लेकर 1287 तक का। याद रखिएगा, ये तो मैंने सिर्फ एज अ शासक के तौर पे बताया। यहाँ पर 20 वर्ष एज अ वज़ीर ये टाइम गुजारते हैं और 20 वर्ष एज अ शासक। वज़ीर के तौर पर ये नासरुद्दीन महमूद के टाइम पे और फिर स्वतंत्र शासक के तौर पर। अब बलबन के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम व्यक्ति थे जो सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, बाकायदा उसके बारे में एक डेफिनेशन देते हैं, कितना शक्तिशाली सुल्तान को होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये सुल्तान नहीं थे, यानी जब ये वज़ीर नहीं थे, तब भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करते थे। ये इनके लिए एक अचीवमेंट वाली बात थी। यहाँ से इनकी शक्ति का प्रदर्शन होता है, पता चलता है कि कितने ताकतवर थे। हालांकि बलबन के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स, इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, अयोग्य उत्तराधिकारी साबित होते हैं और गुलाम वंश का पतन हो जाता है। खैर, अब बलबन की रक्त और लॉ की नीति, जिससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं ज़रा विस्तार से आपको बताता हूँ। देखिए, जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, बलबन के राजत्व का सिद्धांत कहा जाता है। दरअसल इसमें 2 पहलू बनते हैं। एक, शुद्ध रक्त या उच्च कुल की बात, जिसको प्योर ब्लड कहते हैं, और अपने विरोधियों का दमन, टू डिफीट हिज एनिमीज। शुद्ध रक्त की बात करें तो बलबन कहता है कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसको ईश्वर ने दिया है और सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि
है पर। देन इसका उदाहरण हमें फिरदौसी के शाहनामा में मिलता है, जहां बलबन इसको बकायदा लिखवाता है और स्वयं को आफरासियाब वंशज का यानी उच्च कुल का बताता है। ईरान का एक आफरासियाब वंशज था, वहाँ से अपने आप को जोड़ के देखता है। अब ऐसा करने के पीछे बलबन का रीज़न बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि वो स्वयं एक दास था, तो जितने भी उसके समकालीन दास थे या जो सरदार थे, उनको वो अपने अंडर में डोमिनेट करना चाहता था, इसलिए वो अपने को स्वयं को उच्च कुल का बताता है। देन अब इसी के द्वारा वो अपनी नीति को आगे रखता है जब वो विद्रोहियों का दमन करता है। तो इसके लिए वो कहता है कि सुल्तान का निरंकुश होना बहुत ज़रूरी है, सुल्तान पे किसी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए। इसी के समय हम देखते हैं कि बलबन के टाइम पे वज़ीर का पद और नायब का पद दोनों लगभग समाप्त प्राय हो जाते हैं, इनका महत्व ही खत्म हो जाता है। डॉक्टर A.V. हबीबुल्लाह बलबन के काल को सुदृढ़ता का युग कहते हैं, यानी कॉन्सोलिडेशन का, यानी दिल्ली सल्तनत अब सुदृढ़ हो रही थी। ऑब्वियस ही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अगर सुल्तान ताकतवर होगा तो सीधी सी बात है दिल्ली सल्तनत ताकतवर होगी। अब बलबन अपने इस रक्त लौ नीति के माध्यम से कैसे सुधार करता है, तो सबसे पहले वो दो तरह के सुधार लागू करता है, सैनिक और प्रशासनिक, उसके बाद आर्थिक। सैनिक प्रशासनिक सुधारों में वो दो काम करता है, एक तो गुप्तचर विभाग लेकर आता है पहली बार दिल्ली सल्तनत में, और यही इसकी सफलता का सबसे पहला आधार था। कहते हैं वो गुप्तचर विभाग यानी स्पाई डिपार्टमेंट इसलिए भी लाया ताकि अपने सरदारों पर नज़र रख सके। सैन्य विभाग भी दिल्ली सल्तनत में पहली बार बलबन लाता है, जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में मैं इसका जिक्र करूँगा, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग पहली बार ये इसलिए भी लाया था क्योंकि बराबर बाकायदा मंगोलों के आक्रमण बार बार नॉर्थ वेस्ट से हो रहे थे। देन इसके साथ साथ आर्थिक सुधार करता है, सभी जागीरों की जांच करवाता है, उनको सूचीबद्ध करवाता है। जागीरों से आय एकत्र करने का अधिकार वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को देता है, ना कि निजी कर्मचारियों को। तो ये बलबन का एक अचीवमेंट शुरू में प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद वो सुधार करता है, जिस तुर्कान ए चहलगामी का वो स्वयं सदस्य था, खुद उसका दमन कर देता है, उसको एबॉलिश्ड कर देता है, समाप्त कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरे अंडर में ये 40 तुर्क गुलाम ज़रूर हैं, लेकिन ये समय समय पर षड्यंत्र करते रहते हैं। और इसी क्रम में वो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, सिजदा और पैबोस की परंपरा, जो कि ईरान से ही चली आ रही थी। मतलब हाथ चूमना और दंडवत प्रणाम करना किसके सामने? सुल्तान के सामने। तो सिजदा और पैबोस कौन लाया? बलबन लाया। तीसरा सुधार वो करता है, जितने वृद्ध सैनिक थे उनको पेंशन देकर मुक्त कर देता है। देन उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर एक दुर्गों की श्रृंखला का निर्माण करवाता है, एक सीरीज बनवा देता है दुर्गों की, बड़े बड़े किले बनवाता है बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ से बार बार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। हालांकि इसी समय मंगोल आक्रमण हो रहे थे तो बलबन का जो ज्येष्ठ पुत्र था शहजादा मोहम्मद, एक फैक्ट और भी अक्सर एग्जाम में पूछता है बलबन के बारे में, 1279 ईस्वी में 1279 में बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह भी बलबन के विरुद्ध होता है। हालांकि बलबन ने इसे दबा दिया था। एग्जाम में पूछता है तुगरिल खां ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था। देन बलबन एक ईरानी त्यौहार नौरोज़ की भी शुरुआत करता है, नववर्ष का त्यौहार भी इसको कहते हैं। कालांतर में जाकर अकबर भी इसको सेलिब्रेट करता है। अमीर खुसरो का नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्हें तूती हिंद भी कहते थे, भारत का तोता। और अमीर हसन फेमस इतिहासकार, ये दोनों ही बलबन के दरबार में अपना जीवन शुरू करते हैं, अपनी लेखनी शुरू करते हैं। कहते हैं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा था। 1287 में बलबन की मृत्यु ज़रूर हो जाती है, परंतु याद रखिएगा इतिहासकारों में, कालीन इतिहास में ये महानतम शासक के साथ साथ महानतम वजीर के रूप में भी गिना जाता है। तो 3 चीज़ें बलबन के बारे में अक्सर याद रखना है आपको, एक तो रक्त और लौह की नीति, दूसरा आपको याद रखना है सैनिक इसके सुधार, जिसमें वो दीवाने अर्ज नाम का डिपार्टमेंट लाता है, एंड देन दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की, और सुल्तानी और उसकी शक्ति के बारे में सबसे पहले बलबन ने ही बताया। तो थैंक यू सो मच।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।